हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल ज्ञान सिंधु स्टडी सेंटर पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का जो पिछले साल पेपर हुआ था 2023 में, उसी को हल करेंगे। जैसा कि देखिए, हमारे पास सभी सब्जेक्ट के पेपर हैं। 6 सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते हैं 10th में, तो सभी सब्जेक्ट के हमारे पास देखिए पेपर है प्रीवियस ईयर जो पिछले साल हुए थे। जैसा कि देखिए, हमारे पास हिंदी का ये है, इसके बाद इंग्लिश का है, अरे गणित का है, और इसी तरह से सारी 6 सेट हमारे पास है। 6 सब्जेक्ट के पेपर हमारे पास दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग केवल इंग्लिश के और हिंदी के पेपर को हल करेंगे, और उसके बाद आने वाले वीडियो में हम लोग बारी बारी से हर एक सब्जेक्ट के पेपर को क्या करेंगे, हल करेंगे बच्चों। इससे यह प्रॉफिट होता है कि क्या होता है कि बोर्ड इसी पेपर में से कुछ क्वेश्चन को क्या करता है, रिपीट कर देता है। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, हल किया जाता है, तो आसानी से हम लोग को क्वेश्चन जो बोर्ड में आएगा तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं ना, तो रिपीट होंगे तो इससे क्या होता है, हम लोगों को आसानी हो जाती है क्वेश्चन को हल करने में। तो इस तरीके से हम लोगों को एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इस तरह से आज हम लोग हिंदी के 801 DA को हल करेंगे। इसके बाद कल हम लोग DH को हल करेंगे। इसी तरीके से 7 सेट को हम लोग हल करेंगे बच्चों। 7 सेट को इस चैनल पे आप लोगों को हल कराया जाएगा। इसलिए हमारे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हम लोग 7 सेट को हल कर सकें। इससे हम लोगों को बहुत भी बेनिफिट होगा बच्चों। तो आइए आज की इस वीडियो में हम बहुविकल्पी को क्या करते हैं, हल करते हैं। ये बहुविकल्पी है। ये बहुविकल्पी जो मैं करा रहा हूँ बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यही सारे बहुविकल्पी आपको इस साल यानी इन साल बोर्ड परीक्षा 2024 में आपको मिलेगा। सेम यही मिलेगा बच्चों। देखिएगा मैं जो क्या कर रहा हूँ, यही जो बहुविकल्पी प्रश्न है यही दोबारा रिपीट होंगे, गारंटी है। तो बच्चों पहले देखिए, हम लोग बारी बारी से 20 बहुविकल्पी दिए रहते हैं हमारे हर एक पेपर में। 20 ऑब्जेक्टिव दिए रहेंगे, और इसका क्वेश्चन क्या होता है, OMR शीट पर दिया करना होता है। तो OMR शीट कैसे भराता है इसके बारे में हमने बता दिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर देख लीजिए कि OMR शीट को कैसे भरा जाता है। तो आइए आज हम लोग बस क्वेश्चन पेपर को हल करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि आचार्य राम शुक्ल किस युग के लेखक हैं। जैसा कि आप लोगों का ये पहला चैप्टर जो है मित्रता है, उसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो वही क्वेश्चन वहाँ से उठाया गया है कि आचार्य राम शुक्ल किस युग के लेखक हैं। तो बच्चों ये शुक्ल युग के लेखक हैं। शुक्ल युग को ही हम लोग छायावादी युग कहते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो हमारे छायावादी युग के अर्थात शुक्ल युग के लेखक है। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है कि गबन किस विधा की रचना है, यानी गबन की विधा है। तो गबन बेटा ये हमारे मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं, और इसका जो विधा है ये उपन्यास विधा की रचना है। ये किस विधा की है, उपन्यास विधा की रचना है। इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। जो मैं बहुविकल्पी करा रहा हूँ ये सारे बहुविकल्पी इम्पोर्टेंट है। तो ये गबन क्या है, मुंशी प्रेमचंद्र जी का क्या है, लिखा हुआ है। ये उपन्यास विधा की रचना है। तीसरा क्वेश्चन है कि कंकाल के लेखक हैं। बेटा ये के लेखक आपके जयशंकर प्रसाद जी हैं, और ये अगर इसकी विधा की बात करें तो ये उपन्यास विधा की रचना है। ये आपके जयशंकर प्रसाद जो हैं, जिसका नाम है ममता के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो उन्हीं के रचना से ये लिया गया है कंकाल। कंकाल क्या है, एक उपन्यास है। जयशंकर प्रसाद के 3 उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती। तो वहीं से लिया गया है ये कंकाल। ये कंकाल काफ़ी जगह पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसे याद रखिए। इसके लेखक के याद रखिए और इसकी विधा को याद कीजिए। तो इसके लेखक कौन है, हमारे जयशंकर प्रसाद जी हैं। और इसकी विधा की बात करें तो ये विधा क्या है, इसकी उपन्यास है। ओके। अब चौथा क्वेश्चन है, ये देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्या 12th में भी आता है क्वेश्चन।
ये कलम के सिपाही कृति है, यानी कमल के सिपाही किसकी रचना है? तो ये बेटा अमृत राय की है, ये रचना अमृत राय की है। और इसकी अगर बात करें हम लोग, इसकी अगर बात करें विधा की, तो ये एक जीवनी है। और ये लिखा किसने है? अमृत राय जी लिखे हैं। इसी प्रकार से हमारा 5वां क्वेश्चन है कि शुक्ल युग के समय अवधि है। देखिए बेटा, जितने भी हमारे युग हैं, जैसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग और रचनात्तर युग, शुक्ल युग, ये सब जो युग हैं उनके सारे आप लोग समय अवधि को याद रखिए। इसमें से ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो जैसे यहाँ पर दिया है शुक्ल युग, शुक्ल युग यानी हमने बताया कि छायावादी युग। तो छायावादी युग की जो समय अवधि है बेटा, ये 1919 से 1938 तक चला। जो हमारा छायावादी युग है वो 1919 से 1938 तक चला था। तो इस युग को आप लोग याद रखिए, ये बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। इसके बाद आपका 6वां क्वेश्चन है। 6वां क्वेश्चन है कि साकेत रचना है। ये 6वां क्वेश्चन क्या है? साकेत रचना है, यानी साकेत किसकी रचना है? तो बेटा ये आपकी मैथिली शरद गुप्त की रचना है। साकेत किसकी रचना है? मैथिली शरद गुप्त की। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है मेरा कि महादेवी और माँ कवित्री हैं। यहाँ पूछा जा रहा है कि महादेवी और माँ किस युग की कवित्री हैं? तो जो बेटा हमारी महादेवी और माँ हैं, ये छायावादी युग की कवित्री हैं। जो हमारा महादेवी और माँ है, ये क्या है? छायावादी युग की कवित्री हैं। छायावादी युग को हम लोग क्या कहते हैं? शुक्ल युग भी कहते हैं। अब हमारा यहाँ पर 8वां क्वेश्चन जैसा कि दिया है, यहाँ पर देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा है कि गंगा लहरी रचना है। बेटा ये गंगा लहरी जो हमारा है, ये पद्माकर जी की है। किसकी है? पद्माकर जी की है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया है कि 9वां क्वेश्चन जो हमारा है कि आधुनिक काल की समय सीमा है। ये समय सीमा बेटा एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। आधुनिक काल, वीरता काल, भक्ति काल, और यहाँ से क्वेश्चन आपको एक मिलेगा। फिर एक क्वेश्चन आपको मिलेगा युग से, एक आपको काल से मिलेगा, एक युग से मिलेगा। जैसे कि शुक्ल युग, छायावादी युग, और काल जैसे आधुनिक काल, भक्ति काल, वीरता काल। यहाँ एक काल से और एक युग से समय अवधि के एक क्वेश्चन जरूर आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा बेटा। तो इस सारे जो वीरता काल है, भक्ति काल है, उसके समय अवधि के आप लोग याद रखिए। यदि आप लोगों का कमेंट आया कि ये सर इसे याद करने का ट्रिक बताइए, तो इसका ट्रिक मैं भी बना दूंगा, यदि आप लोग इस पर डिमांड करेंगे। तो ऐसा मैं साधारण ट्रिक बता दूंगा, आप लोगों को एकदम तुरंत याद हो जाएगा। तो बेटा जो आधुनिक काल की समय सीमा है, ये 1883 से 43 से अब तक है। जो आधुनिक काल की समय सीमा है वो 1843 से अब तक है। फिर यहाँ पर दिया गया है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बेटा यहाँ पर पूछ रहा है कि महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। तो बेटा जो मेरा क्या है, ये सांझ गीत, याद देखिए, ये जो सांझ गीत है ये हमारी महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। बाकी ये जो 3 है, निहार है, युगांत है और दीपशिखा है, ये सारी रचना किसकी है? महादेवी वर्मा की है। अब देखिए 10 क्वेश्चन बेटा। आज देखिए हमने देखा कि जो 10 क्वेश्चन होंगे, आपके 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और गद्य से आएंगे और 5 ऑब्जेक्टिव काव्य से आएंगे। 10 क्वेश्चन आपके क्या आएंगे? गद्य और पद्य से आएंगे। इसके बाद जो 10 ऑब्जेक्टिव रहेंगे बेटा, वो आपके ग्रामर पोर्शन से लिए गए, यानी व्याकरण से लिए जाएंगे। तो जैसा ही आपका जो 11वां बहुविकल्पी दिखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में, वो आपका जो क्वेश्चन होगा वो ग्रामर से होगा, यानी व्याकरण से होगा। तो जैसा पर यहाँ पर दिया गया है कि हास रस का स्थायी भाव है। ये रस का स्थायी भाव सभी रसों का, यानी 9-10 जो रस होते हैं वह सभी साल जुड़ गया है। तो जो 10 हमारे रस होते हैं, सबका स्थायी भाव आप लोग याद रखिए, वहाँ से एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इस अब अस्थायी भाव को आप लोग याद रखिएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि हास रस का स्थायी भाव है। तो बेटा जो हास रस का स्थायी भाव होता है वो हास होता है,
क्या होता है, हाँस होता है। अब देखिए यहाँ पर है पीपर पात सरिस मंडोला। जो 12वां क्वेश्चन है वह है पीपर पात सरिस मंडोला, उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है। यानी कह रहा है कि इस पीपर पात सरिस मंडोला में कौन सा अलंकार है। बेटा आप लोग पढ़े होंगे जो उपमा अलंकार होता है उसमें जो शब्दवाचक चिन्ह होते हैं, जो क्या होता है 3-4 शब्दवाचक चिन्ह, जैसे सरिस हो गया और उसके बाद जो समान हो गया और सम हो गया। ये अगर किसी भी क्या हो रहा है कि लाइन में क्या रहा है, इसके बीच में ये शब्द आ रहे हैं, जैसे देखिए पीपर पात सरिस यहाँ पर आ गया, तो ये वो शब्दवाचक चिन्ह बताता है किस अलंकार को संबोधित करता है। ये उपमा अलंकार को संबोधित करता है। तो आप लोग किसी भी लाइन में या किसी भी लाइन में अगर ये 3 वर्ड मिल रहे हैं, जैसे सरिस हो गया, समान हो गया, सम हो गया, तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार होता है बेटा। अब 13वां क्वेश्चन है कि सोरठा छंद में चरण होते हैं। यानी कह रहा है कि सोरठा में कितने चरण होते हैं। तो बेटा आप लोग जानते हैं कि सोरठा जो होता है उसमें ये क्या होता है कि 2 लाइन का होता है। इसके कितना होते हैं, इसके क्या होता है, सॉरी इसके क्या होते हैं, 4 चरण होते हैं। जो सोरठा होता है ये 2 लाइन का होता है और उसके 4 चरण होते हैं। ये ठीक क्या होता है, दोहे का उल्टा होता है। जो सोरठा होता है ये दोहे का उल्टा होता है। यानी इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं और उसके बाद क्या होती हैं, 11 मात्राएं, सॉरी इसके बाद 11 और 13 मात्राएं होती हैं। यानी याद रखिएगा इसमें क्या था, सोरठा में पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं और जो हमारा दूसरा और चौथा चरण होता है उसमें 13 मात्राएं होती हैं। किसमें 13 मात्राएं होती हैं। पहले और तीसरा चरण में 11 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। यानी हमने क्या होता है कि सोरठा 2 लाइन का होता है, इसके 4 चरण होते हैं। तो बेटा अगर लाइन पूछा था तो हम लोग क्या करते हैं 2, लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, चरण पूछा है, तो बेटा इसके चरण कितने होते हैं, 4 होते हैं। देखिए तो हम लोग ठीक किस मारेंगे, 4 पे। तो सही ऑप्शन कौन सा है, 4 है बच्चों। अब यहाँ पर दिया गया है जैसा कि अब चौथा क्वेश्चन है आपका। देखिए यहाँ पर उपसर्ग 14वां क्वेश्चन है कि उपदेश शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है। उपसर्ग और प्रत्यय से बच्चों आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव पक्का मिलेगा। ये मेरी गारंटी है कि वहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको पक्का मिलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर पूछ रहा है कि उपदेश शब्द में उपर्युक्त उपसर्ग है, तो बेटा उपदेश में उपसर्ग क्या है, उपसर्ग जो होता है किसी शब्द के पहले लगता है। उपसर्ग क्या होता है, पहले लगता है, और जो प्रत्यय होता है और किसी शब्द के क्या होता है, अंत में लगा होता है। तो उप जो होता है उपदेश है यहाँ पर, तो उप देखिए क्या देश में क्या लगा है, उपदेश लगा है, ऊपर लगा है। तो ये उप क्या है, उपसर्ग है। उपसर्ग क्या होता है, किसी शब्द के पहले लगा होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी यानी उप हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है कि प्रत्यय के भेद होते हैं। प्रत्यय यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रत्यय के कितने भाग होते हैं, यानी भेद होते हैं। तो बच्चों जो हमारा प्रत्यय हो जो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। अब यहाँ पूछ रहा है 16वां क्वेश्चन की हानि लाभ में समास है। यानी हानि और लाभ में कौन सा समास है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए कहा है हानि और लाभ, यानी एक विलोम है। यहाँ पर देखिए हानि का विलोम क्या दिख रहा है, यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से विलोम दिख रहा है। यानी जहाँ माता पिता, यहाँ पर कहा जाए उत्थान पतन, दुख सुख, ऐसा जहाँ बात हो बेटा वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, हमारा द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास, द्वंद्व समास होता है। यानी जहाँ क्या होता है, विलोम आए। जैसे क्या है, हानि लाभ, दुख सुख, उत्थान पतन, माता पिता,
तो ऐसा जहाँ पर वर्ड मिले आपको, तो अगर समास वहाँ पूछा जाए तो वहाँ पर समास आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि द्वंद्व समास होगा वहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 17वां क्वेश्चन है कि मछली का पर्यायवाची है। द्विज दिया है, मीन दिया है, रचना दिया है, रसना दिया है और डी क्या मूढ़ दिया है। तो बेटा इसका जो सही आंसर है मीन का, वो अरे मछली का मीन है। क्या है? मीन। यानी 17वां कौन सा आंसर है? बी जो है मीन, वो सही है। मछली का पर्यायवाची इसमें कौन है? मीन है। मीन माने मछली होती है बेटा। अब क्या है, 18वां क्वेश्चन है कि यद्यप में कौन सी संधि है? यद्यप में कौन सी संधि है? तो बेटा यद्यप में हमारी जो संधि है वो हमारी याण संधि है, क्योंकि बस आप लोगों को पढ़ना कौन सी संधि है। आप लोगों को जो वृद्धि संधि दिया है वो सब आपको नहीं पढ़ना है। आप लोगों को केवल यण संधि पढ़ना है। आपके बोर्ड एग्जाम में केवल यण संधि आएगी। तो यहाँ से देखिए यण संधि से क्वेश्चन लिया है कि यद्यप में कौन सी संधि है, तो बेटा इसमें यण संधि होगी। अब पूछ रहा है कि मधु शब्द का द्वितीय विभक्ति का बहुवचन कौन सा है? जो हमारा मधु शब्द है उसका द्वितीय का क्या है? द्वितीय का बहुवचन कौन सा है? तो बेटा आप लोग पढ़े हुए मधुनी, मधुनी, मधुभिया, मधुभिया। तो यहाँ पर क्या है, जो मधुनी है देखिए यहाँ पर देखिए दिया है मधुनी, इसका आंसर हो जाएगा यही। देखिए बहुवचन पूछ रहा है, याद रखिएगा बच्चों, बहुवचन पूछ रहा है। द्वितीय विभक्ति का बहुवचन पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, 20वां क्वेश्चन है कि पठ्यताम धातु का पुरुष है, धातु वचन का पुरुष है। तो बेटा जो पठेत, पठताम, पठेयु, पठेयम, पठेत, ये जो होता है ये क्या होता है बच्चों कि जो प्रथम पुरुष है उसका क्या है? द्विवचन होता है। क्या है? प्रथम पुरुष का द्विवचन, इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग लकार याद कर लीजिएगा और वहाँ से किसी लकार से आप में के बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का आएगा। तो जिस प्रकार मैंने विषय बहुविकल्पी कराया, इस विषय बहुविकल्पी को आप लोग क्या कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने से ये बहुविकल्पी याद हो जाती है बेटा। ऐसे याद करेंगे तो आप लोग को नहीं याद हो पाएगी। और आप लोग क्या करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा इस सारे बहुविकल्पी का क्या करें, प्रैक्टिस कीजिए। तब जाके आप लोग क्या होंगे, आप लोगों को दिमाग में ये जो बहुविकल्पी है वो सेट हो जाएगी। आगे इसके बाद इसके पार्ट 2 में हम लोग बेटा वर्णात्मक प्रश्न करेंगे। इसके खंड ब को प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर जो गद्य पद दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या पद दिया हुआ है। इसके बाद संस्कृत में अनुवाद दिया हुआ है। इन सारी चीज़ को हम लोग इस वीडियो के पार्ट 2 में करेंगे। ये पार्ट 1 है और उसके पार्ट 2 में हम लोग काम करेंगे, खंड ब को हल करेंगे बच्चों। तो आप लोग इस चैनल को प्यारा सा सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो के अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि जो ये बहुविकल्पी मैं करा रहा हूँ ये बहुविकल्पी आप लोगों के 2024 में पक्का मिलेगा। तो आज किस वीडियो में हमने क्या किया कि 801 जो क्लास 10 का पेपर है, 801 DA है, उसके बहुविकल्पी को कर लिया, यानी खंड अ को हमने क्या किया, समाप्त कर दिया। अब आप इस वीडियो के पार्ट 2 में हम लोग खंड ब को हल करेंगे बच्चों। तो खंड ब के लिए प्यारा सा आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। इसके बाद चलिए बच्चों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं।